केमिस्ट्री का नंबर 1 चैप्टर कौन? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके 2 पार्ट मैं पहले भी बना चुका हूँ, आज मैं तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। आप मुझे जानते हो और आज इसका मैं 3rd पार्ट लेके आया हूँ। 2 पार्ट बता चुका हूँ। आई होप कि ये लास्ट पार्ट होगा हमारा। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पार्ट 3 फुल चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड। इसके पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन पर जाइए, आपको मिल जाएंगे। अब आगे की शुरुआत करता हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी से, VSEPR थ्योरी, यानी कि वेस्पर थ्योरी। सबसे पहले इसका चलिए फुल फॉर्म समझते हैं। V का मतलब वैलेंस, S का मतलब शेल, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, P का मतलब पेयर, R का मतलब रिपल्शन। वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन के जोड़े और उनके बीच होने वाले रिपल्शन। तो नाम से काफ़ी कुछ बातें वो क्लियर कर देती। किसने दी ये थ्योरी? द थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय सिडविक एंड पॉवेल। थोड़ा सिडविक इसको पढ़ते हैं, थोड़ा स्पेलिंग पे ध्यान देना। SID के बाद G भी आता है, सिडविक एंड पॉवेल। इन 1940 इसके 7 साल बाद अपना मुल्क इंडिया आज़ाद हुआ था। ध्यान रखना, जब दुनिया में यूरोप कंट्री और ये सब चीज़ें कर रहे थे तो हमारे देश में क्या चल रहा था 1940 में? सोचिए। 1957 गिलेस्पी एंड नायहोम, इन्होंने इसको मॉडिफाई किया थ्योरी को। तो यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1940 में खेल शुरू हुआ और 1957 में ख़त्म हुआ। 17 साल पूरा कंप्लीट होने में लगा। उसके बाद हम ये समझते हैं कि ये वैलेंस शेल क्या है। वैलेंस शेल का सिंपली मतलब है लास्ट शेल, सबसे बाहर वाला शेल। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वैलेंस शेल के अंदर 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक BPS है और एक LPS है, मतलब एक बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर्स। वैलेंस शेल के अंदर 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स। BPS का फुल फॉर्म लिखा है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का और कुछ मतलब नहीं होता है। बॉन्ड जो होता है, एक बॉन्ड जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। एक डंडी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। मैं हमेशा कहता हूँ एक डंडी इक्वल टू 2 बिंदी डॉट इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर, लोन का मतलब बचा हुआ, लोन का मतलब बैंक वाला लोन नहीं, लोन बचा हुआ, बच गया अकेला। तो अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लिया है, बच गए हैं, उनको हम कहते हैं लोन पेयर। तो मैंने 3 देखिए एग्जाम्पल लिए हैं आपको ये समझाने के लिए कि क्या बॉन्ड पेयर है और क्या लोन पेयर है। देखिए सबसे पहले इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया। कार्बन 6 होता है, ये देखिए 4, ये इसका वैलेंस शेल है। 2 शेल है, पहला दूसरा। तो जो आखिरी वाला शेल होगा वो वैलेंस शेल होगा। तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाए? 4। एक बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लगता है। 4 का मतलब 4 के चारों इलेक्ट्रॉन इसने यूज़ कर लिए। सो इट हैज़ नो लोन पेयर, लोन पेयर नहीं है इसके पास। BPS बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितना है? 0। बॉन्ड देखिए 4 बॉन्ड है कार्बन पे, ये बात कार्बन की हो रही है। 1 2 3 4, 4 है। अब जैसे वाटर है, पहले अमोनिया बनाता हूँ। ये देखिए अमोनिया की बॉन्डिंग हुई। नाइट्रोजन के पास होते हैं 7, 2, 5। 5 में से इसने 1 2 3 3 दे दिए, 3 दे दिए तो 2 बच गए ना, 2 बच गए। तो क्या हुआ? इसके अंदर नाइट्रोजन के अंदर बॉन्ड पेयर लोन पेयर,
बॉन्ड पेयर गिन लीजिए 1 2 3, 3 बॉन्ड है तो 3 BPS बॉन्ड पेयर्स 3, और एक ये बचा हुआ है पेयर, तो लोन पेयर कितना हुआ 1। एंड फाइनली वाटर, ये देखिए वाटर बनाया, वाटर ऑक्सीजन 8 2, 6 होता है लास्ट में, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस शेल है, आखिरी शेल है। तो इसके पास 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनाए उन्हें, 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, 4 बचे हैं। अब O से 2 है बॉन्ड पेयर, 2 हैं BPS और 2 हैं LPS इसमें। तो देखिए मैंने आपको बताया, और इसमें साफ साफ क्लियर है कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, उनके बीच होने वाले रिपल्शन ये तय करते हैं कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। ये ज्योमेट्री को डिसाइड करने वाला टॉपिक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीधे सीधे उन पास्टुलेट्स में आते हैं विच आर ऑल्सो रिटन इन NCERT बुक। सो देयर आर मेन पास्टुलेट्स ऑफ दिस वेस्पर थ्योरी। तो ये पॉइंट देखिए 6 आपके सामने लिखे हुए हैं, एक एक करके मैं ये पॉइंट बताता हूँ ताकि आपको ये थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाए। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ, देखिए शेप, नंबर ऑफ BPS बॉन्ड पेयर्स एंड LPS अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि उसकी मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। और शेप के लिए हम लोग एक टर्म ज्योमेट्री भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, BPS एंड LPS ऑफ वैलेंस शेल रिपेल ईच अदर। तो भैया करेंगे ही करेंगे रिपेल। क्यों रिपेल करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक पेयर है वो भी इलेक्ट्रॉन, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव नेगेटिव। एक ये मान लिया इलेक्ट्रॉन पेयर, ये मोटा मोटा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है, क्लाउड है, ये है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर हटेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तीसरा पॉइंट है, मेन पॉइंट है ये, BPS एंड LPS टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस। अपने आप को स्पेस में ऐसी पोजीशन में वो रखेंगे जिससे उनके बीच के रिपल्शन मिनिमाइज हो। रिपल्शन जितने कम होंगे उतनी ज़्यादा उनके अंदर स्टेबिलिटी होगी, और रिपल्शन तभी कम होंगे जब उनके बीच की दूरी, जैसे ये मान लिया 2 बॉन्ड हैं, आप इनको मान लीजिए ये मोटे मोटे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और थोड़ा सा मोटा इसको एज्यूम करिए, ये 2 बलून जैसी चीज़ें हैं, ऐसे बने हुए हैं, तो ये अपने आप को एक दूसरे को हटाएंगे ना, हटाएंगे और ऐसी जगह ले आएंगे, लीनियर मिल गया हमें स्ट्रक्चर है ना, ऐसे रखेंगे तो इनके बीच रिपल्शन अभी डिस्टेंस कम है, और ऐसे करेंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस अब ज़्यादा हो गई। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, BPS एंड LPS टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस दैट मिनिमाइज रिपल्शन को मिनिमाइज करें, मैक्सिमाइज डिस्टेंस। वो तभी होगा जब उनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। चौथा पॉइंट, वैलेंस शेल इज कंसीडर्ड एज अ स्फीयर। ये न्यूक्लियस है, वैलेंस शेल को ऐसे एक स्फीयर की तरह मानेंगे। वैलेंस शेल इज कंसीडर्ड एज ए स्फीयर, इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर लोकेटेड ऑन स्फेरिकल सरफेस हैविंग मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पर सेंट्रल एटम है, ये सराउंडेड एटम के पेयर हैं, तो जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। वैलेंस शेल को स्फीयर मानते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर लोकेलाइज्ड कहाँ होते हैं? स्फेरिकल सरफेस पे। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है, हैविंग मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन देम। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं, तो उनके लिए एक नया टर्म यहाँ पर इजाद किया गया, सिंगल सुपर पेयर। उसको सिंगल सुपर पेयर माना गया, मतलब डबल और ट्रिपल को भी ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब मल्टीपल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल सुपर पेयर। और छठवां पॉइंट, जैसे किसी मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की काबिलियत है, वो मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल इज कैपेबल टू गिव सो मैनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
देन वी कैन अप्लाई दिस वेस्पर थ्योरी ऑन ईच एंड एवरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूलर स्पीसीज। उसके अगर 5 बन रहे हैं तो 5 पे वेस्पर थ्योरी लगेगी, 6 बन रहे हैं तो 6 पर लगेगी, यानी हर एक स्ट्रक्चर पर ये थ्योरी लगेगी। तो ये देखिए 6वां पॉइंट लिखा है आपके सामने कि द वेस्पर थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ गिवन स्पीसीज। ये 6 पॉइंट आपकी थ्योरी का बेस बनाएंगे अच्छे से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के जो पॉइंट हैं इसमें ये जो पॉइंट है हमारा, ये एक तरह से मान के चलिए कि 1957 में जो चेंज किया, उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया, तब ये पॉइंट सामने आया। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच होने वाले रिपल्शन। तो इसमें यह बताया गया कि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच के रिपल्शन होते हैं, फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच के रिपल्शन होते हैं। लोन पेयर आपको ध्यान रखना है कि लोन पेयर किसी एक एटम के साथ सिर्फ एसोसिएटेड होता है, जबकि बॉन्ड पेयर 2 एटम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, 2 न्यूक्लियस के साथ। 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड बनता है ना, बॉन्ड पेयर बॉन्ड, तो वो 2 न्यूक्लियस उनको पकड़ में रखते हैं। तो बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो कंट्रोल में होते हैं और जो लोन पेयर होते हैं वो कंट्रोल में नहीं होते। सोचिए कि पापा और मम्मी आपके अगर दोनों स्ट्रिक्ट हैं तो आपकी फिर खाट खड़ी है, फिर आप गड़बड़ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर एक थोड़ा कम ढीला पड़ जाता है तो फिर आप थोड़ी मनमानी कर लेते हो। आप मेरी बात समझ रहे हो, लोन पेयर बन जाते हो। अगर एक ही आप पे कंट्रोल की करने वाले हैं, सिर्फ मान लिया मम्मी कंट्रोल करती हैं, पापा कुछ नहीं कहते हैं, तो आप थोड़ा गड़बड़ होगे। या फिर अगर दोनों कहेंगे तो आपकी मजबूती थोड़ी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए लोन पेयर रोल पेयर के बीच के रिपल्शन सबसे ज़्यादा और इनके रिपल्शन सबसे कम। दूसरा पॉइंट है कि प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर अगर है, किसी के अंदर अगर लोन पेयर है तो ज्योमेट्री उसकी गड़बड़ होगी, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगी। डिस्टॉर्टेड का मतलब है कि जो हमने एक नाम लगते हैं टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल वगैरह, उसमें जो एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल होते हैं वैसे नहीं मिलते हैं, थोड़ी शेप बिगड़ जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है और बॉन्ड एंगल हमेशा रिड्यूस होते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन अगर एब्सेंस है लोन पेयर की तो रेगुलर ज्योमेट्री मिलती है और वही बॉन्ड एंगल मिलते हैं जो आपको मिलने चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपको लिंक मैंने शेयर कर रखे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन वाला आप वीडियो पढ़िए, क्योंकि उसमें मैंने इन शेप को डिटेल में डिस्कस किया। अब अलग से डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो पढ़ जाते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अभी जो ज्योमेट्री वगैरह जो इधर डिस्कस कर रहा हूँ या इधर कर रहा हूँ, इसके लिए आपको उस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। तो 2 केसेस आर पॉसिबल, 2 केसेस पॉसिबल है अगर हमको इसमें ज्योमेट्री डिस्कस करनी है। पहला ये है मॉलिक्यूल्स इन विच देयर इज एब्सेंस ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, एक भी नहीं है, तो क्या होगा, तो ज्योमेट्री उसकी रेगुलर होगी। ज्योमेट्री कैसी होगी, रेगुलर होगी। और देखिए ये मैंने आपको बना रखा है, ये टाइप है AB2, AB3, AB4। ए सेंट्रल एटम है, बी सराउंडेड एटम है, AB4, AB5, AB6, AB7 लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इन शेप के बारे में आप उसी वीडियो पे जाके पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी होगी। तो अब चलिए केस सेकंड पे आते हैं। पहले केस में हमने डिस्कस किया कि जिनमें लोन पेयर नहीं होती है, और दूसरा केस हमने डिस्कस किया, सेकंड केस है ये, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स हैविंग सेंट्रल एटम विद लोन पेयर, जिनके पास लोन पेयर होंगे तब क्या होगा। तो भाई अभी मैंने आपको बताया डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगी, रिड्यूस्ड बॉन्ड एंगल होगा, एंड ऑल्सो सम न्यू नेम्स। कुछ आपको नई ज्योमेट्रीज के कुछ नए नाम याद करने होंगे, जो मैंने अभी चार्ट में आपको दिखाए थे 6 नाम, उसके अलावा भी कुछ नाम आएंगे। इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, बाकी एग्जाम्पल्स आपको NCERT में या आपके पास जो भी रिफ्रेशर है उसके अंदर दिए होंगे। ये मेरे पास NCERT है,
और इसमें ये इस तरीके का एक टेबल बनी हुई है, इसको आप पढ़ेंगे। कोई नहीं है तो आप मुझको कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि मैंने जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हुए हैं AB2E, AB3E, AB2E2, तो ये ज़रा इनका मतलब समझिए कि यहाँ पर जैसे मान लिया A है तो A हमारा हो गया सेंट्रल एटम हो गया, और B जो हो गए जो उसको घेरे हुए हैं, मतलब सराउंडेड एटम्स हो गए, और जो E है वो लोन पेयर है, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया AB2E टाइप, तो इसका मतलब है एक सेंट्रल एटम है, दो सराउंडेड एटम है, और एक जो आपका E दिख रहा है वो आपका एक है लोन पेयर। तो एक कोई अगर मैं एग्जांपल ऐसा लेके चलूँ, जैसे SO2 मैंने लिया हुआ है, तो मैं जरा आपको पहले SO2 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखिए ये SO2 हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड है तो सुपर सिंगल बॉन्ड पेयर इसको एक मान के चलते हैं, सुपर पेयर, और एक इसके पास लोन पेयर होता है, एक इसके पास लोन पेयर होता है। देखिए ए ये हो गया, ये देखिए ए हो गया, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये समझा रहा हूँ ताकि आपको ये मतलब समझ में आ जाए ई है क्या। तो देखो ये आपका ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये बी हो गया, और ये ई हो गया। अब इसमें क्या होगा कि इसमें शेप, इसकी वजह से शेप चेंज हो जाएगी, और शेप आपको ऐसे मिलेगी बेंट। ये इसकी शेप इस टाइप में आपको देखिए बेंट मिलेगी। ये मैं एक लोन पेयर को ऐसे दिखा देता हूँ, ये देखिए, और ये जो ज्योमेट्री है ये बेंट। अब आपका जो है इसमें ज्योमेट्री हो गई बेंट, तो AB2E टाइप में बेंट होगी। जैसे AB3E है, AB3E एक सेंट्रल एटम है, तीन सराउंडेड एटम है, और एक लोन पेयर है। जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया हमने बनाया, इस पर भी आप समझिएगा ध्यान से, ये एक लोन पेयर हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर बनाने का है ये आपको डिस्क्रिप्शन में ये भी मैंने डाल दिया हुआ है। स्ट्रक्चर के 3 वीडियो मैंने डाले हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए, ढूंढिए जाके, उसमें तीनों वीडियो पढ़िए जाके उसको। ये बनाना, ये नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब जब AB3E टाइप का हो तो देखो कैसा क्या बनेगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया B, ये हो गया B, ये हो गया E, इसीलिए इसको लिखा है AB3E टाइप। इसमें जो शेप बनेगी हमारी, ये 4 पोजीशन इसके इर्द गिर्द 4 है, तो 4 के लिए वो वाला होना चाहिए टेट्राहेड्रल वाला, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं बनता है, बल्कि ऐसे बनता है N, ये H, ये H, ये H, और एक ये, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। और फिर हमारा ये वाला आया, देखो एक हमने ये लिया है पहला, एक हमने दूसरा ये लिया है। अब तीसरा है तुम्हारा AB2E2। अब AB2E2 में जैसे H2O बना है हमने, इधर बना दे रहा हूं मैं H2O, ये देखिए H2O बन गया, देखिएगा ध्यान से। अब इसमें ये आपका सेंट्रल एटम है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये B हो गया, सराउंडेड एटम हो गए, और ये एक लोन पेयर हो गया, और एक ये लोन पेयर हो गया। तो अगर AB2E2 टाइप का होगा तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो बेंट हो जाएगी, वो ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे, ये लोन पेयर ऐसे बना देता हूँ, तो ये जो ज्योमेट्री होगी ये कहलाएगी बेंट या वी शेप। ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा वेस्पर थ्योरी है। वेस्पर थ्योरी के हिसाब से हम मॉलिक्यूल्स की शेप और मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अब चलिए अगली थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं आगे, जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसको हम लोग VBT बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, किसने दी थी? हिटलर एंड लंडन। नाम है दोनों, ध्यान रखना, हिटलर और लंडन, उन्होंने थ्योरी प्रपोज की थी 1927 में, मतलब अभी 100 साल नहीं हुए। एंड मॉडिफाइड बाय पॉलिंग एंड अदर्स, तो ये नाम याद कर लीजिए। दूसरा पॉइंट, फॉर अस, ये पॉइंट मैंने अपनी तरफ से बनाया, ज़रा ध्यान से देखिएगा। हमारे लिए
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेस्ट है, क्योंकि हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे 11th में भी और 12th में भी, लेकिन असल में दुनिया में जो बेस्ट थ्योरी अब तक की केमिस्ट्री की है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हम लोगों को 11th में उसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे बेस्ड हाइब्रिडाइजेशन है और ज़्यादातर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे बेस्ड वर्किंग करते हैं। तो हमारे लिए बेस्ट जो है वो VBT है, लेकिन असल में MOT का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज़ द बेस्ट थ्योरी एवर प्रोड्यूस्ड, ध्यान रखना। फिर इस थ्योरी में कुछ नई नई बातें हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पहली बात क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो एक पुराना कॉन्सेप्ट था कि कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, और हम लोग ऐसे ऐसे करके H बनाया एक इसका और ये बनाया। वक्त के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट बदल गया, बोला कि ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसे बिंदी नहीं दिखती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो इसलिए जो है ऑर्बिटल्स का क्या होता है ये बताओ। तो इसलिए एक नया टर्म दिया गया, ओवरलैपिंग। जैसे क्लाउड्स हैं, दो बादल हैं, दो बादल के टुकड़े हैं, क्लाउड हैं, और वो आए, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, दोनों मिले, फिर दोनों टुकड़े एक साथ चल निकले। ये एक बादल का मतलब एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, दोनों आए, अगर दोनों के बीच में कंडीशन फुलफिल हुई तो दोनों जुड़ गए, अब वो बॉन्ड बना चुके हैं। अब दोनों क्लाउड एक साथ जा रहे हैं। आप कमरे के बाहर निकलिए और देखिए, अगर क्लाउड है तो आप थोड़ी देर अगर देखोगे तो पाओगे कि क्लाउड आपस में ओवरलैप करते हैं। वही ओवरलैपिंग का मतलब है, और कोई मतलब नहीं है उसका। अच्छा आगे देखिए, आगे क्या है, A covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals of two bonded atoms। दूसरी है कंडीशन क्या है ओवरलैपिंग की। हम कैसे जानेंगे कि कौन से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दो कंडीशन आप गौर करिएगा, ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल, ऑर्बिटल लास्ट शेल के होने चाहिए, एंड ऑर्बिटल्स मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन। अगर एक के पास क्लॉकवाइज स्पिन का है तो दूसरे के पास एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का होना ज़रूरी है, ठीक है। ऑर्बिटल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और जो दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें बॉन्डिंग में, उनके पास ज़रूरी है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। मतलब ओवरलैपिंग होती है, उससे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ओवरलैपिंग कितने तरीके की होती है? तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में दो तरह की ओवरलैपिंग होती है। 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आर पॉसिबल। एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, दूसरी होती है लेटरल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग का एक और नाम है एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग उसका नाम है। और लेटरल ओवरलैपिंग का मतलब है साइड वाइज ओवरलैप। इसको हम हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। हेड ऑन, HEAD, ठीक है। तो दो तरह के हो गए, एक एक्सियल हो गया, दूसरा लेटरल हो गया। एक्सियल ओवरलैपिंग दो एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप अलोंग देयर एक्सिस। दोनों अपनी एक दूसरे की एक्सिस के अलोंग में करते हैं ओवरलैप, और इससे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। देखो ये होता है सिग्मा का सिंबल, ये सिग्मा का सिंबल होता है। तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग से। जैसे हमने पहला लिया SS ओवरलैपिंग, तो एक S ऑर्बिटल ये हो गया, देखो ये इसकी एक्सिस है, और दूसरे की ये एक्सिस है, ये S हो गया, ये S हो गया। उसके बाद दोनों जब जुड़ गए, और ये हिस्सा देखो इलेक्ट्रॉन कॉमन है यहाँ पर, तो ये तुम्हारा SS ओवरलैपिंग हो गई। SS ओवर, नाम नहीं समझ में आ रहा, SS ओवरलैपिंग, ओवरलैप भी बोल देते हैं। ये पहला टाइप हुआ SS ओवरलैप। सेकेंड टाइप होता है SP ओवरलैपिंग। S और P, द ओवरलैपिंग, डेफिनेशन लिखनी है तो द ओवरलैपिंग टेकिंग प्लेस बिटवीन S
ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp ओवरलैपिंग। तो देखिए ये s है और ये इसकी एक्सेस है। एक्सेस हमेशा उसकी जो लेंथ है, जो लंबी दूरी है उसके अलॉन्ग होती है। जैसे ये पेन की एक्सेस बनानी है तो यहाँ बीचों बीच से पास होगी, हमारी अपनी एक्सेस बनानी है यहाँ से बीचों बीच से पास होगी, ठीक है। कोई बॉल है उसके बीचों बीच से पास होगी तो वो एक्सेस होती है। तो ये एक्सेस इसकी हो गई, ये एक्सेस इसकी हो गई, दोनों आपस में, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो बीच में डॉट देख रहे हो ये न्यूक्लियस है, ये दोनों जुड़ गए। जुड़ने के बाद देखो ये हिस्सा एक कॉमन हो गया, ये शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसका देखो ये न्यूक्लियस है और इसका ये न्यूक्लियस है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। जितना भी एक्सियल ओवरलैपिंग है सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर पी ओवरलैपिंग एक्सियल वाला, तो एक पी ये हो गया, देखो ये इसकी एक्सेस है, एक पी हो गया ये इसकी एक्सेस है, और ये दोनों मिल गए और ये तुम्हारा पी ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। ये तुम्हारी ओवरलैपिंग जो पी और पी के बीच में है ये एक्सियल ओवरलैपिंग है, इससे बनता है सिग्मा बॉन्ड। तो ये भी बॉन्ड सिग्मा है। अभी लेटरल ओवरलैपिंग क्या है, दोनों में फ़र्क आप देख लो, ये देख लो और ये देख लो। एक ही टाइप मेनली आप लोग के लेवल पे पॉसिबल है, और वो एक पी ए हो गया, एक पी हो गया। साइड वाइज ओवरलैप, तो साइड वाइज ओवरलैप उतना बढ़िया से नहीं होता है, ज़्यादा एक्सटेंट अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये इस तरीके से बनता है। देखो दोनों की एक्सेस भी अनकॉमन है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अनकॉमन एक्सेस है, और यहाँ पर आपको क्या मिल रही है, सारी कॉमन एक्सेस मिल रही है, ठीक है। और इससे जो बनते हैं बॉन्ड वो पाई बॉन्ड होते हैं। ये पाई बॉन्ड हो गया, पाई, ठीक है, इसका सिंबल ऐसे होता है। तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, एक्सियल ओवरलैपिंग हो गया, लेटरल ओवरलैपिंग हो गया। यही इसमें बेसिकली इसी चीज़ पे जोर दिया गया है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में देखिए, सिग्मा बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है, सिग्मा बॉन्ड is stronger than pi bond। एक बात ये याद रखिए। दूसरी बात, सिंगल बॉन्ड अगर है तो वो एक सिग्मा बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है एक पाई है। एक सिग्मा बॉन्ड, दो डंडियां हैं, एक बॉन्ड सिग्मा एक पाई। तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, एक सिग्मा है और दो पाई है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को मैं देखता हूँ कि इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन का एक टॉपिक आप उस पर जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिलेगा। तो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, पूरा डिटेल्ड है, उसको आप पढ़ेंगे तो वो आपका होगा हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक, वहाँ से आप कर लेंगे। तो चलिए अब आज गए आज की सबसे आज तक की केमिस्ट लोगों के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी थ्योरी, और वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये इस वीडियो का एक तरह से लास्ट टॉपिक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वॉज गिवन बाय हुंड का नाम आप जानते हो, एफ हुंड पूरा नाम, एंड आर.एस. मलिकन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिस्कवर किया था। 1932 में ये थ्योरी दी गई थी। इस थ्योरी के कुछ सेलिएंट फीचर, यानी कि जो ज़रूरी कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके सामने हैं, एनसीईआरटी में दिए हैं। मैं थोड़ा सा उसको चेंज करता हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड रहता है लेकिन मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। थोड़ा चेंज करने का मेरा मकसद ये होता है कि थोड़ा इजी कर देता हूँ। पहला पॉइंट देखिए आप ध्यान से, इन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब तक एटम रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन रहेगा एटॉमिक ऑर्बिटल में, और जैसे ही मॉलिक्यूल बन जाएगा ओवरलैपिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है। तो इन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल। भैया एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब है कि कुंवारा, शादी नहीं हुई तो अब अपना लड़का है या लड़की है तो वो अपने अपने घरों में रहते हैं, और जब शादी हो जाती है, ओवरलैप हो जाता है, आफ्टर दैट बॉन्डिंग हो जाती है, उसके बाद वो अलग घर में रहने लगते हैं, ठीक है। जब तक शादी नहीं हुई अपने घर में एटॉमिक ऑर्बिटल, और जैसे ही शादी हुई बॉन्डिंग हुई दूसरे घर में, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल, वाइल इन मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको कि शॉर्ट में मैं एमोस बोल रहा हूँ, MOS, एमोस। तीसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री। एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैप होता है, उससे बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप करेगा उनकी एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए और उनकी सिमेट्री भी प्रॉपर होनी चाहिए, तभी होगा। तो ये दो कंडीशन याद कर लो आप। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोनोसेंट्रिक होते हैं, यानी कि सिर्फ एक न्यूक्लियस है जो उसको कंट्रोल करता है। भाई एटम है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है और वही इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है, पकड़ के रखता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोनोसेंट्रिक होते हैं। लेकिन जब मॉलिक्यूल बन जाता है, मान लो CO2 बन गया, तो एक कार्बन का न्यूक्लियस और दो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर मोनो का मतलब एक होता है, पॉली का मतलब कई होता है। फिर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक होता है बॉन्डिंग, जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े, ओवरलैपिंग हुई तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, दो से दो बनेंगे। और आखिरी इसमें पॉइंट, इन 5 पॉइंट में, कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आल्सो फॉलो, ये 3 रूल्स। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 में, कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल, अफबाउ प्रिंसिपल, इन तीनों को फॉलो करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो बिल्कुल वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी इन तीनों रूल को ओबे करते हैं। अब आप अगली एक चीज़ पे गौर करना, LCAO, इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। LCAO का क्या मतलब होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो भी इस मेथड में ये बताया गया है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो बनते हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, लेकिन ये इतना इजी नहीं है, ये वेव का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप NCERT या कोई भी रिफ्रेशर देखोगे तो कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, ऑर्बिटल बने होंगे, प्लस लिखा होगा, माइनस लिखा होगा। ये चीज़ें आपके लेवल की नहीं है, आप इस लेवल पे इन चीज़ों को नहीं समझ सकते हो। बुक में दिया गया है इसलिए कि ये फ्यूचर की भी कुछ झलक दिखाते हैं कि आगे चल के आप हायर स्टडीज़ में इन चीज़ों को भी पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना घटाना है, और बस इससे ज़्यादा इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO का आपका फुल फॉर्म है। LCAO इसका जो फुल फॉर्म है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब मान लिया कि दो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो ओवरलैप करने जा रहे हैं, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो उनके जो वेव फंक्शन है, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है वेव फंक्शन, इसको इससे डिनोट करते हैं। ये होता है साई, PSI। तो एक का मान लिया साई ए है और एक का साई बी है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बेसिस पर ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो जो तुम्हारा साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू साई ए प्लस माइनस साई बी। साई ए प्लस माइनस साई बी एक कॉमन चीज़ है, इसमें अगर हम प्लस कर देंगे तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। साई बी इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, ये एडिशन ओवरलैप कहलाता है। मतलब दो फोर्सेस काम करते हैं, एक वो जो जोड़ने की कोशिश करते हैं, एक वो ताकत है जो तोड़ने की कोशिश करती है। जो जोड़ने की कोशिश करते हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, और जो दूर करने की कोशिश करते हैं, रिपल्शन की कोशिश करते हैं, वो होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम साई बी से डिनोट करते हैं और इसको हम साई स्टार से।
जिसके ऊपर ये स्टार लगा हुआ है साई के ऊपर, वो एंटी बॉन्डिंग है। देख सकते हो आप, ये एंटी बॉन्डिंग के लिए है। जब ये यहाँ पर एडिशन नहीं होगा, ये सब्ट्रैक्शन होगा। एडिशन ओवरलैप और सब्ट्रैक्शन ओवरलैप, ये सब्ट्रैक्शन ओवरलैप है, वो था हमारा एडिशन ओवरलैप। ये आपको ये तरीका है LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एनर्जी डायग्राम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसके लिए। ये देखिए आपका है एनर्जी डायग्राम, इस तरीके से बनता है। ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये एनर्जी को शो कर रहा है, एनर्जी को। सबसे कम एनर्जी इसकी है। फिर इन दोनों के ग्राफ में जैसे आप देखो, ये सबसे कम एनर्जी इसकी है, इसकी सीध में आओ, फिर इसकी है इन दोनों की, फिर इसकी है। मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल, इनकी लगभग एनर्जी बराबर है, कंपेरेबल एनर्जी है। ये जो हाइट है जहाँ पर भी मैं खड़ा हूँ, ज़मीन से लेकर ऊपर तक, वो उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों ऑर्बिटल आपस में आए, एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये दोनों, आपस में आए और ये हो गए। मतलब दो से एक नई चीज़ दो बन गई। दो थे एटॉमिक ऑर्बिटल, उनसे दो नई चीज़ें बन गई। एक ऊपर वाली एंटी बॉन्डिंग, नीचे वाली बॉन्डिंग, ठीक है। ये दो चीज़ें बन गई। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, देखिए ये आपका है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये यहाँ पर बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। सबसे कम एनर्जी किसकी है? साई भी की है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? साई भी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ रहना पसंद करेगा। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे? ये तो अभी इनकी शादी नहीं हुई। शादी होने के बाद पहला इलेक्ट्रॉन ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा और चौथा ये आएगा। इसको बोलते हैं एनर्जी डायग्राम। उसके बाद हम आते हैं कंडीशन फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी जो ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं उनकी कंडीशन क्या है। कौन है ऑर्बिटल जो लीनियर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं? पहला देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। एनर्जी सेम होनी चाहिए या लगभग बराबर तो होनी चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव, जैसे मतलब कहने का है कि 1s के साथ 2s का नहीं खेल बनेगा, मतलब 1s के साथ 3s का नहीं बनेगा, मतलब एनर्जी में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम सिमेट्री। ज़्यादा सिमेट्री से रिलेटेड खेल 11th 12th में कहीं ज़्यादा है नहीं, इसीलिए मैं ज़्यादा इसको पढ़ा नहीं पाता हूँ। मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस भी डील करता हूँ, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ाते सिमेट्री के बारे में। अब आप लोग को बताऊँ तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अबाउट मॉलिक्यूलर, आप इसको याद करिए, सेम सिमेट्री है। और एक बात याद रखिए कि जो z एक्सेस है वो यहाँ पर मानी गई है रेफरेंस एक्सेस, ठीक है। मतलब सिग्मा बॉन्ड जो बनेंगे z एक्सेस के अलॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट, मतलब ठीक ठाक ओवरलैपिंग होनी चाहिए। फिर टाइप्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, ये देखिए, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये दो तो हम लोग यूज़ करते ही हैं। एक डेल्टा है, और भी होते हैं, होमो होता है, ल्यूमो होता है, तमाम तरह के होते हैं। तो अभी हम लोग के लेवल में हमें बस सिग्मा और पाई से मतलब है, इन दोनों से, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एक और यहाँ पर चीज़ मैं आपको और इसी के साथ बता दूँ तो आपके लिए काम ज़रा ईजी हो जाएगा। अब भैया सब्सक्राइबर अगर नहीं करे हो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अच्छा लगे तो, बुरा लगे कोई बात नहीं, जाने दो। अच्छा लगे तो ज़रूर करो। देखो, ये आपके हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये आपके हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जैसे जब 1s और 1s की ओवरलैपिंग होगी तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इससे एक बनेगा सिग्मा 1s, ये बॉन्डिंग है, एक बनेगा सिग्मा स्टार 1s, ये एंटी बॉन्डिंग है। ऐसे ही 2s से बनेगा, सिग्मा 2s बनेगा, सिग्मा स्टार 2s बनेगा। सिंबल बदल जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के सिंबल बदल जाएंगे। 2s ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। जिसमें ये स्टार लगा है वो सारे के सारे एंटी बॉन्डिंग है। उसके बाद आप देखिए p में आते हैं, ये ऑर्बिटल है तो p में px होता है, py होता है, pz होता है। तो 2pz जब बनाओगे तो सिग्मा 2pz बनेगा। अभी मैंने लिखा है कि इसीलिए इसको रेफरेंस एक्सेस कहते हैं। और उसके बाद जैसे हमारा 2px
2py, और रूल में भी समझिएगा कि px के साथ px करेगा, py के साथ py करेगा, है ना। सिमेट्री का मतलब यही है। अब एक ऑर्बिटल ऐसे है, मान लिया ये px है और ये ऑर्बिटल py है, इन दोनों की ओवरलैपिंग कैसे करोगे आप, नहीं कर सकते हो ना, सिमेट्री सेम होनी चाहिए। अब 2px और इसके साथ पाई बनेगा, इसको बोलेंगे पाई 2px, देखो इसमें बनेगा ये पाई 2px, पाई स्टार 2px, और इसी तरीके से 2py बनेगा, तो बनेगा पाई 2py और पाई स्टार 2py। इतना ही तक का हमको काम करना है। मतलब कहने का है कि अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के सिंबल भी आपके सामने हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों के। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो वाला पॉइंट जो बेसिस अगर देखा जाए तो वो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सबसे खास, सबसे ज़रूरी पॉइंट है, और वो है मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये आपको आ गया तो मॉलिक्यूलर बहुत इंपॉर्टेंट होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब 11th में हो आप, ये मान के चलो एनुअल एग्जाम में 3-4 नंबर का तो पक्का आएगा ही आएगा, और जो शुरुआत में टेस्ट वगैरह भी होने, हाफ ईयरली होने, उनमें तो और ज़्यादा नंबरों का इसमें से आएगा। तो देखिए ज़रा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूल जब बनता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, और एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बताना है तो वो कहलाता है, एक्चुअल में ये है मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वो जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 वगैरह करते हैं वो एक तरह से होता है एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आप देखिए, इसमें देखिए 2 केस मैंने बना दिए हैं। थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी को जहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, बेस वही लेके चल रहा हूँ, लेकिन जहाँ चेंज करना है वहाँ मैं चेंज करता हूँ। देखिए ये ऑर्डर है और वी आर सपोज टू लर्न द ऑर्डर। ये आपका देखिए जब इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px पाई 2py। जहाँ पर ये दो एक साथ बने ऑर्बिटल, वहाँ समझ लेना कि हुंस रूल लगेगा, यहाँ भी हुंस रूल लगेगा, यहाँ भी हुंस रूल लगेगा। और ये देखिए एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें भरेंगे, सब में 2-2 भरेंगे, जितने दिख रहे हैं 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मान लिया हमको 10 भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इसमें एक इसमें एक। अगर ऐसे भरना होता तो 2 2 2 2 1 1 हो गया 10 भरने का हो गया, आगे के बनाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे बस भरने हैं हमको, भरते चले जाना है सीक्वेंस से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी ये आपको ऑर्डर याद करना पड़ेगा, लर्न इट। सारा खेल एमओटी, मतलब ये जो बोर्ड जितना भरा हुआ है बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्कोरिंग, ये दोनों लाइनें लिख लिख के प्रैक्टिस करो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जेम में। केस सेकंड में क्या होता है, थोड़ा सा बदलाव है, बस यहाँ से ये वाला इधर, ये वाला इधर, यानी गिन लो 1 2 3 4 तक सेम है। अब यहाँ से क्या करना है कि इसको पलट देना, इसको पहले इसको बाद में। देखिए आप, इस चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है, इस चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है। 2 केस है, पहला केस ऊपर की तरह भरो, दूसरा केस नीचे की तरह भरो। कैसे भरेंगे? पहला केस क्या है, अगर दोनों एटम नाइट्रोजन तक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। मान लो हमको N2 का निकालना है, हमको H2 का निकालना है, हमको He2 का निकालना है, हमको Be2 का, 2 होने चाहिए ना एटम, ये सब आ जाएंगे इसी में। दोनों एटम नाइट्रोजन तक होने चाहिए, दोनों एटम। ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे किसी ने दे दिया HHE बना के, ऐसे भी बन सकता है, हाइड्रोजन हीलियम। तो ये दोनों एटम नाइट्रोजन के नीचे हैं। अब ऐसे हाइड्रोजन हीलियम का निकालना है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3, एक इसमें हो गया, 2 इसमें हो गए, 3। अभी 3 आपको भरने, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 2 इसमें भर दिया, एक इसमें भर गया, हो गया। आगे का लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। मान लो हमको Be2 का निकालना होता, Be2 का, अभी बेरिलियम होता है 2, 4 होता है उसका, 4 2 जा 8 हो गया। अब 8 अगर हमको भरने हैं तो कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही भरते जाएंगे। फिर से एक बार बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
आप बुक में देखोगे एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, ऐसे करके, ये अच्छा नहीं लगता देखने में, ये देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसको ऐसे लिखें। ये भी मैंने किसी बुक से ही देखा था, तो ये तरीका मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, ये हमारा हो गया। अब मान लिया इसके आगे होता 8 के बाद, तो 9 10, एक एक पहले ऐसे भरो। मान लो 10 होते तो ऐसे भरो, 11 होते यहाँ 2 कर देते, 12 होता तो यहाँ पे 1 बढ़ जाता, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बेटा सारा आराम से कर लोगे। और केस सेकंड क्या है कि अगर दोनों, इफ़ एनी ऑफ द एटम इज अबव नाइट्रोजन, अगर उनमें से कोई एक एटॉमिक नंबर 7 से ज़्यादा हो, जैसे मान लिया O2 है, अब O2 अगर एग्जाम्पल है तो हम ये वाला केस लगेगा हमारा, है ना, O2 हो गया, F2 हो गया, ये सब इस पे आ जाएंगे। तो बस दोनों का केस डिसाइड करके भरना है। अब मान लो कि हमको सपोज O2 का निकालना होता, अब O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 2 भर दिया हमने इसमें, और फिर एक इसमें भर दिया, एक इसमें भर दिया। क्यों? 2 4 6 6 8 10 12 14 15 16, आगे की ज़रूरत ही नहीं हमको। ये हम किसका करके मैंने आपको दिखा दिया, देखो O2 का दिखा दिया मैंने। क्यों दिखा दिया? मैं वर्किंग करना, आप किसी का भी निकाल सकते हो, बुक में कोई भी क्वेश्चन अब आप आराम से कर सकते हो, मंत्र मैंने आपको दे दिया है। फिर देखिए इसमें 2 फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं। एक आपका फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर, मतलब 2 एटम के बीच टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जैसे H2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, H सिंगल बॉन्ड H, जैसे ये बना है HH, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। जैसे O डबल बॉन्ड O, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2, ऐसे इसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका हाफ NB माइनस Na। NB होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Na होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आप बॉन्डिंग गिन लीजिए, आप एंटी बॉन्डिंग गिन लीजिए। ये तो आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पेज का स्क्रीनशॉट ज़रूरी ले लिया होगा। अब आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैं हटा दे रहा हूँ। B का मतलब बॉन्डिंग, A का मतलब एंटी बॉन्डिंग। मान लिया हमें ऑक्सीजन के लिए निकालना है, ऑक्सीजन का भरा हुआ है ना, तो ऑक्सीजन के लिए हमको निकालना है, तो हमें कैसे निकालेंगे, देखिए ज़रा ध्यान से, कि हमको निकालना है नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। चलिए बॉन्डिंग गिनते हैं, जिसमें स्टार नहीं लगा है, 2 2 4 6 8 10, बॉन्डिंग होगा 10, एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले 2 2 4 5 6 6 10 माइनस 6 4 4 बाई 2 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया ऑक्सीजन का, 2 होता ही है। आप देखते हो ऑक्सीजन ऐसे बनाते हैं बॉन्ड, O डबल बॉन्ड O ऐसे बनाते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या निकाल सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो वो अनपेयर्ड है, तो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एक भी दिख गया तो वो होगा पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड नहीं, अनपेयर्ड अगर नहीं दिख रहा है एक भी, तो वो होगा डायमैग्नेटिक। तो उस लिहाज से हम ऑक्सीजन को क्या कह सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द किसी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।